first of all figure out that what is your conclusion of the whole argument. हल्का सा कमजोर करना, आर्ग्यू करना उसके साथ कि यार ये वाला पॉइंट तेरे आर्ग्यूमेंट को हल्का सा वीक कर सकता है. इन्फ्लेशन की वजह से देखा जाए तो प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स हैव मोर देन बीन डबल्ड. Sickles found at one archaeological site had scratched blades, but those found at second site did not. अगर आर्ग्यूमेंट का यहाँ पॉइंट होता, ये इंसान ये बात बोलता, तो हम बोलते बैठ जा, टाइम मत वेस्ट कर, कुछ आएगा अच्छा तब बोलियो, हमारे आर्ग्यूमेंट को वीकन करने की जरूरत नहीं है. Hello everyone, welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. CLAT Nexus 2.0 बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है. लेक्चर 3 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट. तो जैसा कि आपने अपने क्लैट के पेपर्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखा होगा, एलिट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखा होगा, इनफैक्ट ओलिट एग्जाम्स में भी देखा होगा, तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है जहां पर आपसे ऑथर या पेपर सेटर ये पूछता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगा. तो वीक करने का क्या मतलब होता है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है फॉर वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो सबसे पहले समझने के लिए व्हाट इज एग्जैक्टली द वीकनिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वीकनिंग एन आर्ग्यूमेंट is ultimately to create a doubt, on the conclusion of the author. So this means that you need to create a doubt, कि एक संदेह आपको क्रिएट करना है ऑथर के कंक्लूजन पर. ऑथर का कंक्लूजन क्या? जो पूरे पैसेज पढ़ के आपने नेट डिडक्शन निकाली है, पूरा पैसेज पढ़ के जो आपने ऑथर की बात से इन्फरेंस निकाला है, जहां पर हमने इन्फरेंस का टॉपिक किया था वो यहां से रिलेट होगा. तो आपका यहां पर टारगेट ये होगा कि यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट दैट व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑफ द होल आर्ग्यूमेंट, कि जो भी ऑथर ने कहा है पूरे पैसेज का क्या है नेट कंक्लूजन, क्या है अल्टीमेट इन्फरेंस. जैसे ही आप ये स्पॉट कर पाओगे तो नेक्स्ट टारगेट आपका बन जाएगा कि आपको उस पर क्रिएट करना है डाउट. अक्सर स्टूडेंट समझते हैं वीकन का मतलब शायद किल करना होता है आर्ग्यूमेंट को, तो यहां पर किल नहीं करना, द ओनली टारगेट इज टू क्रिएट अ डाउट ऑन ऑथर्स रीजनिंग. नाउ हाउ वी विल डू इट, विल अंडरस्टैंड हियर. सबसे पहले तो वीकनिंग के बारे में एक सिंपल सा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि वीकनिंग के क्वेश्चंस में जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वीकनिंग का ये मतलब नहीं होता नॉट टू किल द आर्ग्यूमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द गोल इज टू क्रिएट or cast a doubt on conclusion of the author. जिन बच्चों को नहीं पता कंक्लूजन क्या होता है, हाउ टू फिगर आउट कंक्लूजन, हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेक्चर था द इंट्रोडक्शन टू द लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे हमने पढ़ा था कि कंक्लूजन क्या होता है. मैं बहुत बार बच्चों को बोलती हूं कि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में प्रीमाइस और कंक्लूजन नहीं पता, अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक फाउंडेशन नहीं पता, तो आपको आगे का कुछ भी नहीं समझ में आता कि किस तरह से पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को डील किया जाता है. तो अभी हम बात कर रहे हैं वीकनिंग की. लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस किए थे. वीकनिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे गलती करते हैं, और आपको हमेशा एक ऑप्शन ऐसा मिलता है जो एलिमिनेशन में जाता है, जो ऑप्शन आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को, आपके पूरे कंक्लूजन को ब्रेक कर रहा होगा, शैटर कर रहा होगा. तो जो ऑप्शन आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को किल कर रहा है, शैटर कर रहा है, मार रहा है, बेसिकली वीकन का मतलब होता है कमजोर बनाना, मार डालना नहीं होता कि जान ले लोगे, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कर दोगे, जो लीगल रीजनिंग में हमने पढ़ा था. आपका काम सिर्फ क्या होता है, ऑथर की रीजनिंग को, ऑथर के कंक्लूजन को हल्का सा कमजोर करना, आर्ग्यू करना उसके साथ कि यार ये वाला पॉइंट तेरे आर्ग्यूमेंट को हल्का सा वीक कर सकता है. तो इस केसेस में ये होती है आपका वीकनिंग का मेजर गोल. करते कैसे हैं वो समझेंगे. नंबर 1, कोई भी ऑप्शन जो वीकन कर रहा है डायरेक्टली अजम्पशन को,
तो आपने अजम्पशन ऑलरेडी पढ़ लिया, आपने देख लिया अजम्पशन को कैसे फिगर आउट किया जाता है। तो अजम्पशन को यहां पर आपके पास प्रीमाइस है, कंक्लूजन है, अजम्पशन को जो ऑप्शन वीकन कर रहा है तो दैट इज द ऑप्शन दैट इज क्रिएट द डाउट ऑन अजम्पशन। जो ऑथर की अजम्पशन रही है जो उसको वीकन कर रहा है। नंबर 1 स्ट्रैटेजी आपको ये देखना है 4 ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन जो अजम्पशन को वीक कर रहा है वो यहां पे करेक्ट आंसर में जाएगा। नंबर 2, any new information given in the passage that is making the assumption less likely to be correct। तो ये होता है आपका alternate premise, same conclusion। ये बोलता है कि अगर कोई न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेम कंक्लूजन तक लेके जा सकती है। अब क्या होता है पीएनसीआर इन द चेन फॉर्मेट, तो प्रीमाइस से आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो, तो एक नया इंफॉर्मेशन अगर सेम कंक्लूजन तक आपको लेके आ सकती है तो वो भी आपका वीकनिंग में करेक्ट आंसर होगा। इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझेंगे, एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा। पैसेज इंफॉर्मेशन आपकी ये कहती है क्वेश्चन सपोज आपको अभी एक शॉर्ट फॉर्मेट में पहले करेंगे फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहां पर आपसे ये बोल रहा है कि इस साल मॉनसून फेवरेबल था जिस वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी दैट वेंट 10x दिस ईयर, कि इस साल क्रॉप का प्रोडक्शन बड़ा फेवरेबल रहा, बहुत बढ़िया रहा क्योंकि मॉनसून बहुत बढ़िया आया था, मॉनसून बड़ा फेवरेबल आया था। तो आपको ऑथर की इस रीजनिंग को यहां पर वीकन करना है। तो वीकनिंग के लिए फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है कि अगर HYV सीड्स इस बार फार्मर्स ने बहुत अच्छे से यूज करे थे, बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के HYV सीड्स यूज किए थे जिस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन इनहैंस हो गई, तो दिस ऑप्शन इज लाइक अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज द यूज ऑफ HYV सीड्स दैट इज लीडिंग टू द कंक्लूजन कि हाँ यार माना क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन तुम बोल रहे हो इसके पीछे जो कारण है वो कारण है इसका आपका सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल मॉनसून। तो यार मैंने एक पॉइंट उठ के बोला कि यार HYV सीड्स को तो कंसिडर कर लो, तो ऑथर की जो रीजनिंग थी वो हल्का सा वीकन हुआ। जो ऑथर बार बार फेवरेबल मॉनसून को यहां पर हाँ हाँ ओके फेवरेबल मॉनसून उसी को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था, उसके फेवर में बोल रहा था, उसके बारे में जिंदाबाद बोल रहा था, उसका यहां पर आर्गुमेंट हल्का सा वीकन हो गया जब मैंने बोला कि HYV सीड्स की आई वुड से खूबी भी यहां पे कंसिडर तो कर लो, उस वजह से भी तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। आप मॉनसून मॉनसून कर रहे हो, मैं बोल रही हूं HYV सीड्स, तो ऑथर की रीजनिंग यहां पर हल्की सी वीकन हो गई। सेकेंड ऑप्शन जो कह रहा है कि फर्टिलाइजर्स इस बार बहुत बढ़िया तरह से इस्तेमाल हुए थे जिस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी, बिल्कुल बड़ी बॉस, लेकिन कुछ प्रोडक्शन डैमेज भी हो गई कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा यूज कर लिया, एक्सेसिव यूज कर लिया, तो कुछ प्रोडक्शन हल्की सी डैमेज भी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली तो इंक्रीज ही हुआ है प्रोडक्शन के अंदर। तो नाउ द स्टूडेंट्स वुड थिंक यार ये करेक्ट आंसर है, ये ऑथर की रीजनिंग को वीक कर रहा है। ये वीक नहीं कर रहा है, ये आपका ऑथर की रीजनिंग को रादर किल कर रहा है, जिसमें कि ये गलत आंसर में जाएगा। व्हाई इट इज किलिंग? क्योंकि ये बात ये बोल रहा है कि यहां पर कुछ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन डैमेज भी हुआ है, लेकिन अल्टीमेट जो ऑथर का रीजनिंग था वहां पर 10x यील्ड चला गया था, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था।
सो दैट इज वाई इट इज एन इनकरेक्ट आंसर चॉइस, और ए आपका एक ऐसा न्यू इंफॉर्मेशन है जो ऑथर की रीजनिंग को आराम से अप्रोप्रिएटली वीकन करेगा। वीकनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के आते हैं, एक बार वो क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सीरियसली वीकन द आर्ग्यूमेंट, ए सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जहां पे पूछते हैं कौन सा ऑप्शन ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है। यहां पर पूछते हैं कि ऑथर के आर्ग्यूमेंट पे कौन सा ऑप्शन बहुत हैवी तरह से, सीरियस तरह से डाउट क्रिएट कर रहा है, या फिर विच ऑफ द ऑप्शन इज इफेक्टिवली चैलेंजिंग द कंक्लूजन, जो ऑप्शन आपकी कंक्लूजन को चैलेंज कर रहा है, किल नहीं कर रहा, चैलेंज कर रहा है, तो वो इस केस में आपका वीकनिंग का क्वेश्चन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सीरियसली कॉल इनटू द क्वेश्चन द आर्ग्यूमेंट, कॉल इनटू द क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट का मतलब है जो कि अल्टीमेटली आपके कंक्लूजन से क्वेश्चन कर रहा है, जो ऑप्शन आपके कंक्लूजन से क्वेश्चन कर रहा है, आपके कंक्लूजन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उससे सवाल जवाब कर रहा है, उस पर डाउट क्रिएट कर रहा है, वो वीकनिंग का करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरमाइनिंग द ऑथर आर्ग्यूमेंट, यहां स्पोक्स पर्सन पोजिशन लिखा है, क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट यहां पे ऑथर का भी हो सकता है, तो अंडरमाइनिंग का मतलब भी होता है दैट इट इज अ वीकनिंग क्वेश्चन। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिनमें एक तरीके से वीकनिंग के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास जैसे ही क्लैट में आएंगे तो घबराना नहीं है यार, ये वाला टाइप का क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराया था। क्वेश्चन स्टेम ये कहती है इस अलग अलग फॉर्मेट में आपसे वीकनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्ट्रैटेजी कौन सी अप्लाई करनी है जो अभी हम लोग पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन स्ट्रैटेजीज को अब थोड़े से क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडीज सजेस्ट करती है फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनका नॉर्मल बीपी है, एनी अमाउंट ऑफ सोडियम ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सिंपली एक्सक्रीटेड एंड डज नॉट सिग्निफिकेंटली रेज द बीपीस, सो ओनली पर्संस। तो यहां पर ये वाला फर्स्ट प्रीमाइस आपके सामने क्या कहता है, जिन भी लोगों का नॉर्मल बीपी है, अगर वो गलती से, क्योंकि नॉर्मल बीपी वालों को मतलब सोडियम इज नमक बेसिकली, तो अगर नॉर्मल बीपी वाले लोग एक्सेस नमक या जो यहां लिखा है सोडियम को खाएंगे भी, तो बॉडी उनकी अपने आप उसको एक्सक्रीट कर देगी ऑटोमेटिकली। तो उनकी बॉडीज के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक्स्ट्रा नमक खा लिया, और उनका बीपी भी नॉर्मल ही रहेगा, इट विल नॉट रेज देयर बीपी। तो जो लोग जिनको हाई बीपी है एंड जिनकी बॉडीज इनकेपेबल हैं ऐसे नमक को खुद निकालने के लिए, उनको अपने नमक के डाइट पर रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। तो सिंपल इसका मतलब है जिन लोगों को हाई बीपी है दे शुड नॉट टेक एक्सेस सोडियम, क्योंकि ताकि यहां पर उनको अपना डाइट मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडीज ऑटोमेटिकली नमक को, सोडियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगी बिकॉज उनको ऑलरेडी हाई बीपी है। इस वाली बात को ऑथर के आपको वीकन करना है। कौन सा ऑप्शन इस बात को वीकन कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है? फर्स्ट, हाई बीपी इज मोर हार्मफुल दैन वाज प्रीवियसली बिलीव्ड। ये ऑप्शन ये कह रहा है यार हाई बीपी ना बड़ी खतरनाक बीमारी यार, किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी को भी हो जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, हाई बीपी बीमारी भाई साहब किसी को ना हो। क्या ये वीकन कर रही है ऑथर की बात को? नमक के बारे में, मिर्ची के बारे में, हल्दी के बारे में, किसी बारे में नहीं बात कर रही है। तो ये टोटली आपका इररेलेवेंट चॉइस में जाएगा, और आपको ये ध्यान रखना होता है एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी में सबसे पहले इररेलेवेंट चॉइसेस को आपने एलिमिनेट करना है। बी कह रहा है हाई बीपी समटाइम एक्सैसरबेटेड बाय इनटेक ऑफ मोर सोडियम दैन द बॉडी रिक्वायर्स, कि हाई बीपी जो है वो बढ़ जाता है जब आप ज्यादा सोडियम खा लेते हो जो कि बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है ये नॉर्मल बीपी वालों को भी कवर कर रहा है अपने साथ, लो बीपी वालों को भी कवर कर रहा है, क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ये सीधा बोल रहा है कि हाई बीपी हमेशा बढ़ जाएगा आपका, और ज्यादा आपका बीपी हाई हो जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा नमक खा लोगे, मतलब बॉडी निकाल नहीं पाएगी। तो ये भी आपका इस केस में इररेलेवेंट चॉइस में जाएगा। Excess sodium intake over time often destroys the body's ability to process excess sodium. Considerable option क्यों? अभी बता देती हूँ। Every human being has a physiological need for at least some sodium. जैसे लोगों की एक फिजियोलॉजिकल नीड होती है ना यार, खाने के बाद मीठा हो जाए, ऑल्दो जरूर खाना नहीं चाहिए बट स्टिल ठीक है कि खाने के बाद मीठा जरूर हो जाए। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है यार, हर किसी की ना फिजियोलॉजिकल नीड होती है यार, नमक तो खाना, एक काम करना है आज नमक चूसना है, घर जाऊंगा नमक की थैली लेके खा जाऊंगा। तो हर किसी की नीड होती है नमक की। अगेन अ फार फेच्ड चॉइस, इसको भी आप एलिमिनेट करोगे। सी क्या कह रहा था कि
एक्सेस सोडियम जो लोग खाते रहते हैं, धीरे धीरे खाते रहते हैं, यहाँ पे ऑथर ने बोला था, अल्टीमेट ऑथर का कंक्लूजन क्या था कि नॉर्मल बीपी वाले लोग अगर एक्सेस सॉल्ट खाएंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली उसको एक्सक्रीट कर पाएगी, तो दे शुड बी गुड टू गो। सी ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर तुम ये बार बार टाइम के साथ एक्सेस नमक खाते चले जाओगे ये सोच के कि मेरा नॉर्मल बीपी अपने आप निकल जाएगा, तो ये धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी की क्षमता जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी उस एक्सेस सोडियम को प्रोसेस करने के। तो जैसे सी उठ के बोला ये बात, ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट था वो डाउट क्रिएट हो गया उस पर। हाँ यार बात तो सही कह रहा है, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि नमक खाते रहो निकलता रहेगा, नमक खाते रहो निकलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बॉडी की भी तो कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये बात ऑथर की रीजनिंग को कमजोर बना रहा है। दैट इज वाई सी विल बी द करेक्ट चॉइस। सेकेंड क्वेश्चन, 1990 का एडिटोरियल था, उसमें यह लिखा था कि लोकल फोन पे कॉल्स have cost a quarter a piece ever since 1970। तो उस टाइम पे they were cost a quarter, मतलब 25 पैसा का there used to be the phone pay calls का रेट था, STD calls and booth calls back in 1970 का डेटा है ये। When a soft drink from a vending machine cost about the same, उसी दौरान 1970 के दौरान 25 पैसे में आपको फोन पे कॉल भी मिल जाता था और 25 पैसे में आपको कोला भी मिल जाता था जो मशीन से निकलता था। The price of the soft drink has more than doubled since then, so phone companies should be allowed to raise the price of phone pay calls too। ये ऑथर का अल्टीमेट कंक्लूजन है कि क्योंकि करंट टाइम की बात की जाए तो कोला का जो प्राइस है that has been doubled, तो फोन पे कॉल्स को भी अपना प्राइस डबल कर देना चाहिए। जस्ट बिकॉज रीजनिंग कुछ नहीं दी कि यार 1970 से अब कंपेयर करेंगे तो आजकल की डेट में तो कोला बड़ा महंगा है, लेकिन फोन कॉल्स आज भी सस्ते में हो पा रही हैं, 25 पैसे 50 पैसे, इनकमिंग फ्री आउटगोइंग फ्री, तो इन लोगों को भी अपने रेट्स डबल कर देने चाहिए क्योंकि कोला का रेट बढ़ गया है 1970 के कंपैरिजन में। कौन सा ऑप्शन ऑथर की बात को कमजोर कर रहा है, वीकन कर रहा है? फोन पे फोन टिपिकली कॉस्ट लेस देन अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन इन 1970। अब ये ऑप्शन कह रहा है कि जो फोन पे का प्राइस था वो कोला के प्राइस से कम था 1970 में। ऑथर ने कहा था सेम प्राइस था। तो ये ऑप्शन एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि आपकी होल स्टोरी, आपके प्रीमाइस को ही बोल रहा है तू झूठा है भाई, एक अलग इंफॉर्मेशन लेके आ गया जिसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। तो ये आपका गलत आंसर होगा। ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से देखा जाए तो प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स हैव मोर देन बीन डबल्ड सिंस 1970-1990। तो ये कह रहा है कि अगर हम कंपेयर करें 1970 से 1990 के बीच में तो प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स, चाहे कोला हो, चाहे पानी हो, चाहे राशन हो, चाहे दवाइयां हो, सभी चीजों का प्राइस तो बढ़ता ही जा रहा है। ये ऑप्शन अदर गुड्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आपका पूरा पैसेज सिर्फ फोन पे कॉल्स और कोला के बारे में बात कर रहा है। हमको क्या मतलब है कि बाकी राशन, दाल, पानी का प्राइस बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो ये आपका गलत आंसर बन जाएगा। Government regulation of phone call prices did not become more stringent between 70s and 90s। ये बात कर रहा है गवर्नमेंट रेगुलेशन के बारे में, जो गवर्नमेंट की भाई जो जितने भी पॉलिसीज आई थी। ये ऑप्शन ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं वो फोन कॉल की प्राइसिंग के लिए डिड नॉट बिकम मोर स्ट्रिंजेंट। तो ये कह रहा है कि यार वो ना गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आई थी वो कभी भी इतनी स्ट्रिक्ट आई नहीं थी फोन पे कॉल्स के लिए। अब वो कोला के लिए आई है कि नहीं, कोला ब्रांड के लिए आई है कि नहीं, उस बारे में कोई बात नहीं कर रही है। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्योंकि कभी भी फोन पे कॉल्स के लिए स्ट्रिक्ट नहीं रही तो इस केस में तो फिर प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए ना, फिर डबल क्यों करना है? तो ये भी आपका अनरिलेटेड ऑप्शन है। डी कहता है 1970 से 1990 के बीच कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट जो सॉफ्ट ड्रिंक में डलते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है एट अ ग्रेटर रेट दैन द कॉस्ट यूज्ड इन टेलीफोन इक्विपमेंट। गॉट द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। डी कह रहा है यहां पर कि ऑथर की रीजनिंग को वीक करना है। ऑथर की रीजनिंग क्या थी कि फोन पे कॉल का भी कॉस्ट बढ़ा दो, डबल कर दो 1970 से 1990 के बीच, जस्ट लाइक कोला। डी वीकन कर रहा है। डी कह रहा है ठहरो जरा, मेरी बात तो सुनो। डी कह रहा है कि यार फोन पे कॉल की प्राइस इसलिए नहीं बढ़ाई है कि कोला में जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, पानी, शुगर,
कार्बोनेटेड वाटर, वॉट एवर जो भी चीजें उसमें डलती हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है 70 से 90 के बीच में, इसीलिए हमने कोला का प्राइस बढ़ा रखा है बॉस। लेकिन उसी से अगर हम कंपेयर करें तुम्हारे फोन पे कॉल का, तो वहां पर जो इनपुट कॉस्ट है इक्विपमेंट को लेके वो इतना नहीं बढ़ा, इसीलिए फोन पे कॉल आज की डेट में भी सस्ती है। सो दैट इज वाई ये ऑथर की बात को डाउट क्रिएट कर रहा है। वो कहेगा हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है, फिर तो मुझे फोन पे कॉल्स के रेट को डबल के लिए नहीं बोलना चाहिए। सो दैट इज वाई डी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। नाउ लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन. Sickles found at one archaeological site had scratched blades, but those found at second site did not. तो यहां पर बोला गया है कि सिकल्स को ढूंढा गया, जो खुरपियां होती हैं इस तरह से होती हैं जो एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होती है, तो सिकल्स को दो साइड से ढूंढा गया। साइट 1 वाली पर स्क्रैच ब्लेड्स थे और जो साइट 2 से सिकल्स पाए गए उनमें स्क्रैच ब्लेड्स नहीं थे। अब इसके पीछे इन्होंने क्या कहा, सिंस सिकल ब्लेड्स आर ऑलवेज बिकम स्क्रैच, जब भी उनको ग्रेन हार्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है तभी उनके जो ब्लेड्स हैं वो स्क्रैच हो जाते हैं। तो इस बात से ये पता चलता है कि जो फर्स्ट साइट पर सिकल्स पाए गए थे उनको हमने ग्रेन हार्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन जो दूसरी साइड से पाए गए थे उनको हमने ग्रेन्स को हार्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इनमें स्क्रैच ब्लेड्स थे और इनके ब्लेड्स को स्क्रैच नहीं किया गया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसमें क्या रहेगा आपका वीकनिंग। क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऑप्शन ऑथर की बात को अंडरमाइन कर सकता है। नंबर 1 कहता है कुछ सिकल्स जो अभी तक पाए भी नहीं गए हैं पहली साइड से, उनके अंदर स्क्रैच ब्लेड्स नहीं है। आप देख रहे हो कि कितनी बकवास बात बोल रहा है ये ऑप्शन, कि जो सिकल्स अभी तक पाए भी नहीं गए हैं उन सिकल्स में स्क्रैच ब्लेड्स नहीं है। कैसे कह सकते हो भाई, जब अभी तक वो पाए नहीं गए हैं? तो गलत इंफॉर्मेशन। स्क्रैचेस जो ब्लेड्स पर थे फाउंड एट द फर्स्ट साइट, जो फर्स्ट साइट पे जो स्क्रैच वाले ब्लेड्स पाए गए थे वो हुए हैं किसी और वजह से, समथिंग अदर देन हार्वेस्टिंग ग्रेन। यस, ये आ गया डाउट, क्योंकि तुम तो ये बोल रहे हो कि स्क्रैच ब्लेड्स का कारण था ग्रेन। यहां से एक डाउट उठता हुआ आया, उसने पूछा क्या पता दे यूज टू किल एनिमल्स, क्या पता एनिमल्स को भी किल करने के लिए, मीट वगैरह कंज्यूम करने के लिए वो सिकल्स यूज करते हो, उस वजह से स्क्रैच आए हो। डाउट क्रिएट हो गया। दैट इज व्हाई बी आपका यहां पे सही आंसर होगा। सी कहता है सिकल्स जो दोनों ही साइड से पाए गए हैं उनको रिचुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वेदर और नॉट हार्वेस्ट करने के लिए पाया गया कि नहीं भी पाया गया, लेकिन रिचुअल के लिए यूज होते थे। रिचुअल के लिए यूज होते थे, माना ठीक है होते होंगे, लेकिन ये ऑप्शन जो है आपका ये नहीं बता रहा कि फिर स्क्रैच क्यों आया उनके अंदर, क्यों डिफरेंस था उन दोनों में, कैसे मान लिया कि स्क्रैच वाले और नॉन स्क्रैच वाले दोनों ही रिचुअल पर्पस के लिए यूज होते हैं। अनरिलेटेड ऑप्शन। डी कहता है जो सेकेंड साइड पर टूल्स पाए गए अदर दैन सिकल्स वो ग्रेन के लिए यूज होते थे, हार्वेस्टिंग के लिए। अदर टूल से हमें क्या लेना देना बॉस, यहां पर हमारा जो पूरा कंटेंशन है वो सिकल्स पे, स्क्रैच ब्लेड्स पे और ग्रेन के ऊपर है, तो ये भी आपका गलत आंसर में जाएगा। मूविंग अनदर क्वेश्चन, वी कैन नाउ डिसमिस द वाइडली हेल्ड सस्पिशन। एक वाइडली हेल्ड सस्पिशन है जिसको हम डिसमिस कर रहे हैं, तो कौन सी इंफॉर्मेशन को ऑथर फॉल्स प्रूफ करना चाहता है? एक मिथ है जिसको ऑथर यहां फॉल्स प्रूफ करना चाहता है। उस मिथ को क्या, कि शुगर अगर कंज्यूम करते हैं वो बच्चे जिनको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, एडीएचडी, हाइपर एक्टिव होते हैं ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा, तो उनको अगर वो लोग बच्चे शुगर कंज्यूम करते हैं तो उनकी हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली शुगर की वजह से बच्चों की हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस मिथ को यहां पर ऑथर ने बस्ट कर दिया है। किस बात पे? साइंटिफिक एविडेंस क्या दिया? साइंटिफिक स्टडी में यहां पर देखा गया 3 कॉमन सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग टाइप की शुगर्स होती हैं, तो 3 को स्टडी किया गया। वो कौन सी थी? सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। 3 टाइप की शुगर यहां पर ऑथर ने यूज करी स्टडी में। 3 टाइप की शुगर जब उसने इस्तेमाल करी तो उसने देखा कि जब ये हमने बच्चों को दी इन एक्सपेरिमेंट में, जहां पे हमने 2 ग्रुप बनाए, यहां पर कुछ बच्चों को तो हमने दी ये वाली टाइप की शुगर, यहां पे बोला रिसीविंग द टाइप ऑफ शुगर इन देयर डाइट्स, एंड कंट्रोल ग्रुप जो था वहां पर 2 ग्रुप्स बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनाया बच्चों का। इन बच्चों को तो दी ये वाली सारी शुगर 3 टाइप की,
और दूसरे बच्चों को दिया शुगर का सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ शुगर। इस वाले ग्रुप के बच्चों को दिया सब्स्टिट्यूट लाइक स्टेविया और समथिंग, यहां पर बच्चों को दिया सब्स्टिट्यूट। और ये देखा गया दैट नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज देयर इन द थिंकिंग और बिहेवियर। तो ऑथर ने इस बात से प्रूव कर दिया कि जब हम इन दोनों बच्चों के ग्रुप का बिहेवियर देखा तो हमने देखा हाइपर एक्टिविटी लोगों की बच्चों की इंक्रीज नहीं हुई। तो नेट नेट ऑथर ने कंक्लूजन क्या निकाला कि शुगर जो है वो हाइपर एक्टिविटी बच्चों में नहीं बढ़ाता, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट दिया उनमें भी चेंज नहीं आया, जिनको हमने ये 3 टाइप की शुगर दी उनमें भी चेंज नहीं आया। आपको इस वाली बात को ऑथर के वीकन करना है। फर्स्ट कहता है कंजम्पशन ऑफ शुगर एक्चुअली हैज अ calming इफेक्ट ऑन सम चिल्ड्रन। ऑन पहली बात तो सम चिल्ड्रन नंबर 1 इसीलिए एलिमिनेटर है। कामिंग इफेक्ट बोल रहे हैं हाइपर एक्टिविटी के बारे में, ये कामिंग इफेक्ट पे अलग बात कर रहा है, अनरिलेटेड ऑप्शन। कंजम्पशन ऑफ सम शुगर सब्स्टिट्यूट्स एक्सैसरबेट सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी। सम शुगर सब्स्टिट्यूट मतलब इसने कहा, तेरी बात से मैं मानता हूं तूने लेकिन सिर्फ क्या दिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और एक और था, कौन सा था, सुक्रोज। तुमने सिर्फ 3 टाइप की शुगर दी और तुमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी नहीं होती शुगर लेने के बाद। लेकिन ऐसे भी कुछ अदर सब्स्टिट्यूट्स हैं बॉस शुगर के। नॉट सब्स्टिट्यूट, आई वुड से अदर टाइप्स ऑफ शुगर। कुछ ऐसे भी टाइप्स हैं शुगर के जो बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो डाउट क्रिएट नहीं हो गया कि हाँ यार ये तो सही है, मैंने तो सिर्फ 3 वैरायटी टेस्ट की थी, क्या पता वो जो वैरायटी नंबर 4 हो, वैरायटी नंबर 5 हो शुगर की, वो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज कर देती हो। यस, बैंग ऑन, करेक्ट आंसर। सी कह रहा है स्टडी इंक्लूड कर रही थी सम ऑब्जर्वेशन जहां पर ईच ग्रुप में इस कॉन्टेक्स्ट में दैट जनरली टेंड टू मेक चिल्ड्रन एक्साइटेड। इसने कहा कि स्टडी में कुछ ऑब्जर्वेशन में देखा, सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशन में देखा कि बच्चे हाँ थोड़े बहुत एक्साइटेड हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। हाइपर एक्टिविटी की ये भी बात नहीं कर रहा, अनरिलेटेड। डी कहता है कुछ बच्चों को ये पता था, दे बिलीव दैट कि वो बच्चे डिफरेंस बता सकते थे टेस्ट में, शुगर और सब्स्टिट्यूट के टेस्ट में बच्चे डिफरेंस बता सकते थे। अनरिलेटेड ऑप्शन, क्योंकि ये बोल रहा है तो टेस्ट की बात चल रही है, यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी और शुगर का कनेक्शन की बात चल रही है। ये ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे ना टेस्ट में डिफरेंस बता देते थे कि हाँ ये स्टेविया है या ये वो एक्चुअल चीनी है जो मेरे को खाने का मन है। That will clearly make in this question be the correct answer choice. Moving ahead with another one. One good clue as to which geographical regions have this ancient relic was moved through in the past involves the analysis of pollen that clinges onto the surface of a relic. Relic होता है आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर ना वो जो स्टोन टाइप का कुछ मिलता है जो एक पीरियड की हिस्ट्री बताता है। इट्स लाइक एन आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो पाया जाता है हिस्टोरिकल में, जैसे कोई स्टोन होता है जहाँ कार्विंग होती है किसी पर्टिकुलर किंगडम की, उस तरह का जो कुछ पत्थर ऐसा होता है उसको जनरली रेलिक बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक गुड क्लू जिससे ये पता चले कि ये रेलिक कौन से एरिया को बिलोंग करता है। जैसे सपोज कि एक रेलिक पाया गया साउथ अमेरिका में, तो वहां पर उस रेलिक को ये पहचानना कि ये रेलिक जो है ये एक्चुअली साउथ अमेरिका की भूमि का ही है या ये अफ्रीका के जंगलों का है। तो ये चीज पता लगाने का कि कौन से एरिया को ये रेलिक बिलोंग करता है, इसको पता लगाने का तरीका क्या है, एनालिसिस ऑफ पोलन। पोलन होते हैं वो जो पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे होते हैं जो फ्लावर्स के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो फ्लावर्स के पार्ट होते हैं उनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो ये जो पोलन चिपक जाते हैं रेलिक से, उनको अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये रेलिक कौन से एरिया को बिलोंग करता है। सपोज साउथ अमेरिका में एक रेलिक पाया गया, उसके पोलन्स को स्टडी किया गया, तो ये पता चला कि यार ये वाला जो पोलन है, ये वाला जो प्लांट है, ये तो सिर्फ ना ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में ही उगता है। तो यहां से साइंटिस्ट क्या बोलेंगे कि ये जो रेलिक है ये ऑस्ट्रेलिया की भूमि को बिलोंग करता है, वहां की धरती को बिलोंग करता है। पोलन के एनालिसिस से हम ये चीज फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से रेलिक कौन से एरिया का पार्ट है। A relic is linked to the geographical area by the identification of pollen from the plants that were known to be unique to that area। जैसा मैंने कहा कि पोलन से निकालते हैं प्लांट, प्लांट से निकालते हैं एरिया, ऐसे निकाल लेते हैं रेलिक का लोकेशन। आपको इस बात पे डाउट क्रिएट करना है ऑथर की, कि ऑथर के डाउट पे, रिलायबिलिटी पे ना ऐसे सवाल उठ जाएं कि ये जो बोल भी रहा है क्या सही बोल रहा है।
फर्स्ट ऑप्शन कहता है pollens are often transported from one region to another by wind or human movement. तो बच्चों ने जो ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता चल गया होगा, मिल गया हमें आंसर. यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर. यहां पर पोलन का मूवमेंट था, कॉज था पोलन मूवमेंट का रेलिक. एक बंदे ने नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी कि जो पोलन का मूवमेंट है बॉस, वो विंड की वजह से भी हो सकता है और वो ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है. तो मतलब आज जो रेलिक पर तुमने पोलन देखे चिपके हुए, वो रेलिक अपने साथ पोलन नहीं लेके आया था ऑस्ट्रेलिया से. वहां पे कोई ऑस्ट्रेलियन आया जिसके जूते में वो पोलन चिपका हुआ था, जो वहां पर रेलिक के साथ चिपक गया. और क्या पता हवा उड़ा के पोलन को यहां पे ले आई हो और यहां से इस वजह से वो पोलन उस रेलिक के साथ चिपका हुआ हो. डाउट तो क्रिएट हो गया. हाँ, हम अभी तक सोचते थे कि रेलिक पे जो भी पोलन चिपका है बस उसी को स्टडी कर लेते हैं, एरिया पता चल जाएगा. हमने तो ये सोचा ही नहीं कि ये जो पोलन है ये कहीं और से भी आया हो सकता है उस रेलिक के ऊपर. तो दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट वन. बी कहता है सेवरल लेस कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स भी हैं ये पहचानने के कि हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनालिसिस ऑफ पोलन की जगह बहुत लेस कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं अपने पास जिनसे हम पता लगा सकते हैं रेलिक के बारे में. तो भाई दे, ऐसी इंफॉर्मेशन है तेरे पास, ऐसी नॉलेज है तेरे पास, ऐसी टेक्निक है तेरे पास, तो देता क्यों नहीं? सिर्फ इतना क्यों बोल रहा है? हाँ, और भी मेथड्स हैं. तो अनरिलेटेड बात पे बात कर रहे हैं. अगर आर्ग्यूमेंट का यहाँ पॉइंट होता, ये इंसान ये बात बोलता, तो हम बोलते बैठ जा, टाइम मत वेस्ट कर, कुछ आएगा अच्छा तब बोलियो, हमारे आर्ग्यूमेंट को वीकन करने की जरूरत नहीं है. सी कहता है Many types of pollen were common to several geographical regions in ancient world. इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पॉलन्स है, इसने कंप्लीटली ब्रेक कर दिया आपके कंक्लूजन को. इसने कहा कुछ ऐसे पॉलन हैं जो वर्ल्ड में जगह जगह मल्टीपल जगह पाए जाते हैं. मतलब एक पॉलन जो आज एक रेलिक से चिपका है, ये सेम पॉलन ऑस्ट्रेलिया की धरती पे भी उगता है, ये सेम पॉलन इंडिया की धरती पे भी उगता है, ये सेम पॉलन जो है ये अफ्रीका की धरती के प्लांट्स में भी उगता है. अबे तो फिर कैसे पता लगाएंगे अब कि इंडिया का है, अफ्रीका का है या ऑस्ट्रेलिया का रेलिक है ये? तो ये आपके कंक्लूजन को तो ब्रेक कर रहा है. पॉलन की बात को ही कंप्लीटली ब्रेक कर रहा है. एटलीस्ट पॉलन वाले ने एक टेक्निक तो दी थी, तुमने तो उस टेक्निक की एक्चुअली भी वो कर दिया कि ये भी कुछ एक्चुअली मैटर करता ही नहीं है. तो गलत आंसर. डी कहता है डेटा आर स्कार्स एज टू द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलन ऑफ मेनी एंशिएंट प्लांट्स. इसने सीधा बोल दिया अपने पास तो डेटा ही नहीं है पॉलन्स को लेके, डेटा ही बहुत स्कार्स है यार, उतना डेटा ही नहीं है, उतनी इन डेप्थ स्टडी ही नहीं है. तो फिर वीकन कहाँ करेगा जब ये तो ऑलरेडी ऑप्शन हार मान चुका है कि डेटा ही नहीं है अपने पास. तो सो दैट विल क्लियरली मेक ए द करेक्ट आंसर चॉइस. नाउ विद ऑल द क्वेश्चंस एंड स्ट्रैटेजीज, आई होप आपका वीकनिंग का टॉपिक का एक अच्छा बेस सेट हो गया होगा. बट अगेन 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस करने से वीकनिंग का टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जब तक आप इसमें रिगरस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे. यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ताकि वीकनिंग का टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए. लेकिन साथ में एक ये बात जरूर ध्यान रखेंगे दैट एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी योर बेस्ट फ्रेंड whenever you are eliminating the options. And in the case of elimination strategy that you need to remember for a weakener question is that कि कौन कौन से ऑप्शंस में आपको एलिमिनेट करना होगा. उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके एलिमिनेट करने लायक होने चाहिए. तो उन चीजों में कौन कौन से होंगे वो ऑप्शन. नंबर 1, क्योंकि आप वीकनर क्वेश्चन फिगर आउट कर रहे हो तो कोई भी ऑप्शन जो एक स्ट्रेंथनर होगा, जो पूरे आर्ग्यूमेंट को, पूरे कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर रहा होगा, वो आपका एलिमिनेटर होगा क्योंकि आपने फिगर आउट करना है एक वीकनर. नंबर 2 जिनका आपको ध्यान रखना है वो होते हैं आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन, या जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइसेस. ऐसे ऑप्शन चॉइसेस जो आर्ग्यूमेंट पे कोई डाउट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ अनरिलेटेड बात कर रहे हैं, आउट ऑफ स्कोप बात कर रहे हैं और बहुत दूर की बात कर रहे हैं, तो उनको भी एलिमिनेट करना है. साथ के साथ आपको ऐसे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना है विच आर repetition of the premises information. रेपिटेशन ऑफ प्रेमिसेस का मतलब है ऐसे ऑप्शन जो कि आर्ग्यूमेंट पे कोई डाउट नहीं क्रिएट कर रहे, कोई संदेह नहीं क्रिएट कर रहे, बट ब्लेटेंटली पैसेज से ही एक इंफॉर्मेशन को उठा के रिपीट कर दे रहे हैं. तो ऐसे ऑप्शंस भी अगर आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि आप ये जानते हो आंसर तो एक करेक्ट है और 3 तो गलत है.
अब ये जो 3 ऑप्शंस गलत हैं वो किसी वजह से तो गलत होंगे, इसका मतलब उनमें गलत शब्द हैं, तो वो गलत शब्द आपके इन जॉनरेज में हो सकते हैं। तो इन चीजों का खास ध्यान रखेंगे जब जब आप वीकनर के क्वेश्चंस को करेंगे। ऑन दैट नोट, वाइंडिंग अप टुडेज सेशन, मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।